अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। अच्छा जी, हम अपने आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम मैनेजमेंट चैप्टर 25 में अपने थर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करेंगे आज इंशाल्लाह ताला। इससे पहले आपको पता है कि हमारे 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। वन वॉज अपॉइंटमेंट एंड इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, जिसके अंदर फर्दर 6 हेडिंग्स, उन 6 हेडिंग्स में डायरेक्टर्स, नंबर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, एलिजिबिलिटी और वेकेशन। फिर हमने फर्दर उसको डिटेल में भी पढ़ा कि इन सारे हेडिंग्स में फर्दर क्या क्या चीज़ें हैं। उसको बाकायदा हमने डिटेल में देखा भी, डिस्कस किया, समझा, कॉन्सेप्ट भी लिया और किताब से भी पढ़ा। फिर गए हम अपने सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो कि आपको याद होगा, रिकॉल कर लीजिए मेरे वहां तक पहुंचने से पहले। ओके, पावर्स, ड्यूटीज एंड लिमिटेशन ऑफ डायरेक्टर्स, जिसके अंदर हमारी फर्दर 6 हेडिंग्स थी। पावर्स एंड ड्यूटीज, पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स, ड्यूटीज, लोन्स टू डायरेक्टर्स, इसके बारे में लॉ क्या कहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स का कोरम क्या होगा और वो मीटिंग्स कितनी बार करनी होगी उस फाइनेंशियल ईयर में, उसको कहते हैं जी फ्रीक्वेंसी, वो भी हमने देख ली। फिर डायरेक्टर्स की कुछ लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस में आपने फर्दर 4 हेडिंग्स देखी कि कंपनी में जो डायरेक्टर्स हैं वो कोई कंपनी के बिहाव पे ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी पॉलिटिकल पर्पस के लिए कोई भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे। फिर डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन के बारे में कुछ क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, और जो ट्रांजैक्शन डायरेक्टर्स के साथ हो रही हैं और वो कैश में नहीं बल्कि नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं, तो उसके बारे में लॉ क्या कहता है, और जो ट्रांजैक्शन कैश में हो रही हैं उस पे लॉ क्या कहता है, इन्वॉल्विंग डायरेक्टर्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट भी देख लिया कि जहां कहीं लॉ को लगा कि डायरेक्टर का एक फिडुशियरी रिलेशनशिप है जो कंपनी के साथ वो खराब हो रहा है, वहां पे डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी कि वो अपने इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर दे दे। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट आना नेचुरल चीज है। हो सकता है कि डायरेक्टर्स जिन भी अदर कंपनीज में डायरेक्टरशिप या कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा हो, उसकी बेस पे कभी कंपनी को ट्रांजैक्शन करनी पड़ जाए उन कंपनीज के साथ, तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होना नेचुरल है। और अगर अराइज हो जाता है तो लॉ ने इसका हल बताया कि आप अपनी इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर दे दें। ऐसा ना हो कि वो बात छुपी रह जाए और कल को कंपनी जाने अनजाने में उनके साथ जब ट्रांजैक्शंस करे तो आपसे भी ओपिनियन ले, और आपकी ओपिनियंस ऑब्वियसली बायस्ड होंगी। तो आप पहले ही डिस्क्लोजर दे दिए ताकि कल को आप पे भी कोई नॉन कंप्लायंस की जो है वो बात ना आए, और कंपनी भी अपने जो भी है इफेक्टिव मेजर्स ले ले। आज का हमारा थर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जो कि है अदर ऑफिसर्स। डायरेक्टर्स के अलावा बाकी कंपनी में जितने ऑफिसर्स हैं उन्हें कहा है जी ये अदर ऑफिसर्स हैं। और उन अदर ऑफिसर्स में सबसे पहले है जी आपका चीफ एग्जीक्यूटिव, चेयरमैन, सोल परचेज या सेल या डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट,
कंपनी का सेक्रेटरी, और शेयर रजिस्ट्रार। तो ये 5 ऑफिसर्स हैं बेसिकली डायरेक्टर्स के अलावा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से रिलेटेड जितनी प्रोविजंस थी वो आपके जो सिलेबस में थी वो हमने देख ली। अब बाकी अदर ऑफिसर्स, चूंकि वो भी मैनेजमेंट का पार्ट है, इस चैप्टर का नाम ही मैनेजमेंट है, तो हमने अब अदर ऑफिसर्स से रिलेटेड भी वो चीजें पढ़ेंगे कि लॉ उनके बारे में क्या कहता है, कि वो कौन लोग होंगे। जैसे डायरेक्टर्स में तो बताया फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होंगे, कहाँ से सेलेक्ट होंगे, क्या प्रोसीजर होगा, क्या काम वो करेंगे, क्या उनकी पावर्स होंगी, क्या उनकी लिमिटेशंस होंगी, क्या उनकी ड्यूटीज होंगी। ये सारी चीजें डायरेक्टर्स से रिलेटेड हमने पहले पढ़ ली। अब ये जो बाकी अदर ऑफिसर्स हैं इनके बारे में लॉ क्या कहता है। चेयरमैन, ये बाकी चीफ एग्जीक्यूटिव के अलावा आपके ये जो 4 ऑफिसर्स हैं इससे रिलेटेड आप कोई ज्यादा जो है वो डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ज्यादा डिटेल आपका जो टाइम लगेगा वो है चीफ एग्जीक्यूटिव। चूंकि चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से सेलेक्ट होके एक पूरा कह ले कि जी सीईओ होता है, एक कंपनी की हिरार्की में सबसे ऊपर होता है, इसलिए चीफ एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड भी आप काफी चीजें देखेंगे, जिसमें पहली चीज आप देखेंगे जी चीफ एग्जीक्यूटिव होता क्या है। लॉ की जुबान में चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, उसकी डेफिनेशन, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ने कंपनी में रह के क्या काम करने होते हैं, उसके रोल्स क्या होते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। और कौन लोग हैं या कौन से पर्सन्स होंगे जो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकते। जैसे आपने डायरेक्टर्स की इनएलिजिबिलिटी में देखा कि कुछ लॉ ने स्पेसिफाई किए पर्सन्स कि ये लोग डायरेक्टर बनने के काबिल नहीं है, जिसमें हमने काफी वो ज्यादा चीजें देखी, माइनर, अनसाउंड माइंड और इंसॉल्वेंट, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, कि ये सारी चीजें हमने देखी। अब यहाँ पे कुछ चीफ एग्जीक्यूटिव पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन है। तो कौन लोग हैं, कौन ऑफिसर्स हैं, कौन पर्सन्स हैं जो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकते। फिर हमने वहां पे डायरेक्टर से रिलेटेड देखा था जी कि फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं जो एजीएम से पहले अपॉइंट हुए होते हैं। जब तक आपने एजीएम नहीं की होती पहली एजीएम, उससे पहले जो डायरेक्टर्स होते हैं वो आपके फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं। जब जैसी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, बस ऐसे ही इलेक्शन तो आपका जाहिर सी बात है एजीएम में होगा ना। इलेक्शन से पहले आपने बस फॉर द टाइम बिंग डायरेक्टर्स जो अपॉइंट किए वो आपके फर्स्ट डायरेक्टर्स थे। अब जाहिर सी बात है जब डायरेक्टर तो कंपनी का ओवरऑल एग्जीक्यूटिव भी आपने अपॉइंट करना है, वो है जी चीफ एग्जीक्यूटिव। तो इसी तरह फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव भी होगा। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को लिख रही हूँ जी फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव। तो वो कहाँ से सेलेक्ट होगा, कौन सेलेक्ट करेंगे, उसकी टर्म्स क्या होंगी, और फिर सब्सिक्वेंटली चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे सेलेक्ट होगा ये देखेंगे। उसके बाद जी टर्म्स क्या होती हैं अपॉइंटमेंट की, उसकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव की टर्म्स हैं उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो कौन डिसाइड करेगा। और प्लस अगर चीफ एग्जीक्यूटिव छोड़ के चला जाता है, जिस तरह डायरेक्टर्स भी हमने देखा छोड़ के चले गए, या उनको रिमूव कर दिया, या उनकी डेथ वाकया हो गई, या कोई इनएलिजिबिलिटी वाकया हो गई, तो डायरेक्टर वहां पे अपनी पोजीशन होल्ड नहीं कर सकेगा, तो वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो आपको वैकेंसी फिल करनी पड़ती थी। हमने लिस्टेड कंपनी के केस में देखा था कि जिस दिन वैकेंसी अराइज हुई उसके 90 दिन के अंदर अंदर डायरेक्टर्स ने वो वैकेंसी फिल करनी होती है। ऐसे ही था, लेकिन बाकी कंपनीज के बारे में कोई टाइम लिमिट नहीं थी। हाँ, लिस्टेड कंपनी में टाइम लिमिट बताई लॉ ने। इसी तरह इस चीफ एग्जीक्यूटिव की टर्म्स कौन डिसाइड करेगा, और प्लस कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा, ये हम देखेंगे। और जिस तरह एक डायरेक्टर को रिमूव किया जा सकता है, इसी तरह एक चीफ एग्जीक्यूटिव को भी रिमूव किया जा सकता है। क्योंकि अगर कोई डायरेक्टर इतनी बड़ी पोजीशन पे होके कोई भी लैक ऑफ फिड्यूशरी बिहेवियर या कोई भी ऐसी हरकत करेगा जो कि कंपनी में रह के करने के काबिल नहीं है, एक डायरेक्टर होने की हैसियत से,
तो इसी तरह चीफ एग्जीक्यूटिव को भी रिमूव किया जा सकता है। उसका क्या तरीका होगा? फिर देखिए जी कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो जिस कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव है उसका बिजनेस और उसका कोई अपना पर्सनल बिजनेस हो, वो दोनों मैच करते हो उसकी नेचर, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो क्या चीफ एग्जीक्यूटिव ये काम कर सकता है? इसको कहते हैं जी कंपीटिंग बिजनेस। सेम वही काम करना जो कि कंपनी, वो जिस कंपनी में डायरेक्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, सेम वही बिजनेस वो अपना पर्सनल शुरू कर दे, तो क्या लॉ उसे इस चीज की इजाजत देता है? ये चीजें हम देखेंगे सीईओ एंड कंपीटिंग बिजनेस में। अच्छा जी, सबसे पहले तो डेफिनेशन समझने के लिए हम जरा एक छोटी सी हायरार्की समझ लेते हैं। कंपनी की एक हायरार्की होती है जिसमें सीईओ, एक जनरल हायरार्की, एक सिंपल कंपनी है फॉर एग्जांपल, सीईओ, देन उसके डायरेक्टर्स, साथ ही आप कह लें कि जी सेक्रेटरी है, फिर है चेयरमैन, अदर ऑफिसर्स। कुछ हो सकता है कि कुछ कंपनीज में उनकी एक सेपरेट हायरार्की, वो डायरेक्ट सीईओ को रिपोर्टेबल है, या हो सकता है कि वो डायरेक्टर्स को भी रिपोर्टेबल है। तो ये कंपनी टू कंपनी ये हायरार्की वेरी कर सकती है, ठीक है। ये सारे ऑफिसर्स। इसके बाद आ जाए फिर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स पे। ये कह लें कि जी डिपार्टमेंट्स के हेड हैं इस डायरेक्टर के अंडर, इस डायरेक्टर के अंदर एक और डिपार्टमेंट आ रहा है, इस डायरेक्टर के अंडर एक और डिपार्टमेंट, तो ये एक कंबाइन बन जाएगी। इन सब ने डायरेक्टर को रिपोर्ट करना है, ये हेड्स हैं। फिर इस डिपार्टमेंट के अंदर काफी एम्प्लॉयज हो सकते हैं, फिर यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज होंगे इस डिपार्टमेंट में, ये होंगे। इसी में अगर इस हायरार्की को थोड़ा सा मजीद अगर देखा जाए, जैसे प्रैक्टिकल होता है कि हो सकता है कि जैसे बड़ी कंपनीज हों, उनकी एक ब्रांच नहीं काफी जगह ब्रांचेज हो, तो एक ब्रांच, वो ब्रांच वाइज भी चल सकता है, डिफरेंट ऑपरेशन वाइज, तो सेगमेंट्स किए होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो लेवल है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। बेसिकली लॉ कंसर्न है सीईओ से, डायरेक्टर वो ऑफिसर जो सबके हेड हैं, बेसिकली जो हायरार्की के सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे हैं और जिनका काम है कि वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, बाकायदा बाकी डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं। डिपार्टमेंट्स में जो हेड बैठे होते हैं वो जस्ट अपनी कोई प्लानिंग खुद से नहीं कर रहे होते, वो ऊपर से आई गई हिदायत और कह लें कि जी ऊपर वाले आए हुए अहकामात को मान रहे होते हैं, और फर्दर वो फिर एम्प्लॉयज तक जाते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयज बैठे हैं, ऑपरेशन में जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं, ठीक है जी, छोटे छोटे वो जो भी ऑपरेशंस है, वाउचर बना रहे हैं, एंट्रीज वगैरह, जनरल लेजर, अकाउंट्स सिस्टम, आईटी, वो जितने भी सारे पर्सन होते हैं वो यहाँ पे बैठे होते हैं, और जो मैनेजरियल पोजीशन पे हैं वो ये ऑफिसर्स बैठे हैं। तो लॉ बार बार इन लोगों को इस वजह से कह रहा है क्योंकि ये कंपनी की मैनेजरियल पोजीशन पे है, मैनेजमेंट पोजीशन पे है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी लॉ के कवानीन हैं, रूल्स हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात आई तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके मुताबिक बनी हो, प्रिपेयर हुई हो, उसको साइन इन्होंने किया हो, ठीक है। एक है आप रिपोर्टिंग पढ़ेंगे, अकाउंटिंग पढ़ेंगे, वो आप IFRS में देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती कैसे हैं। हम जो चीजें देख रहे हैं वो लॉ की नजर से देख रहे हैं कि ये जो सीईओ है ये अपॉइंट हो रहा है तो ये लॉफुली अपॉइंटेड होना चाहिए, डायरेक्टर जो है वो लॉफुली अपॉइंटेड होना चाहिए, एक डिसक्वालिफाइड पर्सन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप जब अकाउंटिंग देखते हैं तो अकाउंटिंग में आप ये चीजें नहीं देखते कि सीईओ सही से अपॉइंट हुआ कि नहीं। सिंपल आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो देखेंगे जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डायरेक्टर के साइन हुए हों, चीफ एग्जीक्यूटिव के साइन हुए हों, आप वो चीजें देखते हैं।
लेकिन फर्दर ये जो पीछे वो सीईओज अच्छे से प्रॉपर तरीके से क्वालिफाइड है और सही से उसकी अपॉइंटमेंट हुई हुई है, इस चीज का इंश्योर करने के लिए आपका कंपनी लॉ आया। तो बाकी जो भी रेगुलेशंस है वो सारी आपकी कंपनीज लॉ और उसमें जी कंपनीज एक्ट 2017। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमारी हो गई हिरार्की। डायरेक्टर्स हमने देख लिया, बाकी ऑफिसर्स हम देखते हैं, लेकिन अभी सीईओ देखिए, आपका लॉ सीईओ की डेफिनेशन क्या बताता है। कह लेंगे जी सीईओ अलग से कोई पर्सन नहीं है, वो जो नीचे डायरेक्टर्स बैठे हैं, एक बोर्ड है डायरेक्टर्स का, उसी में से एक बंदा सेलेक्ट करके उसे बना दिया चीफ एग्जीक्यूटिव। ये चीफ एग्जीक्यूटिव अलग से खुद कुछ नहीं है, हाँ इसको चीफ एग्जीक्यूटिव का ये जो नाम दिया है उसकी बेस पे उसको पावर्स दे दी कि आप भाई जब तक बोर्ड तो अप्रूव करेगी, लेकिन जब तक सीईओ अप्रूव नहीं करेगा वो डिसीजन नहीं होगा। तो फाइनल अथॉरिटी सीईओ के पास रख दी, ऑल्दो ये बंदा इन्हीं डायरेक्टर्स में से सिलेक्ट हुआ। प्लस सीईओ के अक्सर काम वो होते हैं जो डायरेक्टर्स ने इंस्ट्रक्ट किए होते हैं। और ये अंडर द कंट्रोल एंड डायरेक्शंस किसकी होती हैं इसकी, ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये जो सीईओ है इसको बराए नाम पावर जरूर दी जाती हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट टू अंडर द कंट्रोल होता है किसके, डायरेक्टर्स के। और जो ये डायरेक्शंस डायरेक्टर्स की तरफ से आ रही होती हैं, इसने उन्हीं को मानना होता है। यानी कि आप कह लें कि जी जैसे कंपनी, उसकी एजेंट है कौन, डायरेक्टर्स, और डायरेक्टर्स का एजेंट कौन है, सीईओ। तो सीईओ ने अलग से कोई खुद से काम नहीं करने, सारे के सारे काम वो करेगा जो डायरेक्टर्स की तरफ से डायरेक्शंस आएंगी, और जो भी कह लें कि जी एक कमात आएंगे कि जी ये काम है, कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, तो इसके पास वही काम आएंगे। और इसको कह दिया जी कि आपको पावर दी जा रही है किस चीज की, कि आप कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करिए। ये आप कह लें कि क्लास का सीआर है, जैसे एक पूरी क्लास है वो डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। या आप अगर फर्दर कह लें कि कोई आपने ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में आपने कोई लीडर बना दिया, वो सीईओ होता है। अब वो जो लीडर है उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसने डायरेक्टर्स को भी लेके चलना है, और बाकी जो भी है, जैसे मैं लीडर की बात कर रही हूँ एक ग्रुप में, इसके कि डायरेक्टर सारे अपना काम कर रहे हो। अब ये लीडर अलग से कुछ नहीं होता, ये इन्हीं की तरह ही होता है। ये कोई देखिए लीडर के ऊपर आता है आपका प्रोफेसर, टीचर, जिसको ये असाइनमेंट बेसिकली जानी होती है। एक ग्रुप बनाया, उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स कोई 7-8 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बन गया। वो 7 के 7-8 स्टूडेंट्स कह लेंगे जी लाइक है, लेकिन उसमें से फिर भी एक आप लीडर सिलेक्ट करते हैं, सीआर सिलेक्ट करते हैं उस ग्रुप का लीडर। वो बेसिकली आगे फर्दर रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको आप पावर जरूर देते हैं, लेकिन आपके पास भी उतनी ही पावर होती है। तो जब फाइनल जो आपकी असाइनमेंट टीचर तक जाती है, तो उसमें आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी होती है, उसकी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बस बराए नाम एक फॉर द टाइमिंग लीडर बनाया होता है, ठीक है। और जाहिर सी बात है ये लीडर जो भी होगा वो सारी बातें किसकी मानेगा, आप लोगों की। आपने मिलके जो ग्रुप बनाया और आप लोग जैसा कहेंगे वैसे ही वो करेगा, तो उसको डायरेक्शंस देने वाले कौन होंगे, आप ही होंगे। अगर 7-8 लोगों का ग्रुप है और उसमें 6 लोग कह रहे हैं कि जी इस असाइनमेंट को इस तरह किया जाए, तो लीडर को वो बात माननी पड़ेगी, ठीक है जी। अब इसलिए इस एग्जाम्पल को रिलेट कीजिए अपनी कंपनी के साथ। तो जो सीईओ है वो भी इसी तरह का एक लीडर है, उसको पावर जरूर दी गई है, हो सकता है कि सारी चीजों की पावर दे दी कंपनी की, या सब्सटेंशियली होल, या फिर कुछ एक स्पेसिफिक पोर्शन की पावर दे दी। और पावर किस चीज की दी कि ये लो जी कंपनी को आप कंपनी के जितने भी अफेयर्स हैं उसको आप मैनेज कीजिए। ये एक पर्सन बना दिया सीईओ और नाम दे दिया उसको
सीईओ का। लॉ कहता है कि जरूरी नहीं है कि सीईओ का मतलब अगर उसका नाम चीफ एग्जीक्यूटिव रखा तो तभी वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। अगर किसी कंपनी में एक ऐसा डायरेक्टर है जो ये वाले काम कर रहा है जो कि सीईओ वाले होते हैं, ठीक है, वो बैठा है कंपनी में और सारे मैनेज कर रहा है अफेयर्स को, लेकिन पोजीशन सारी की सारी उसकी ऑफिस जो होल्ड कर रहा है वो बिल्कुल काम सारे सीईओ वाले हैं, लेकिन उसका नाम नहीं बकायदा रखा हुआ, उसको कहते सारे डायरेक्टर ही हैं। तो लोग कहते हैं कि ये डायरेक्टर भी चीफ एग्जीक्यूटिव ही है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन में ही आता है। तो बाय वट एवर नेम, और ये चाहे ये अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस हो या अदरवाइज, यानी कि आपने इसे कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हो, चाहे एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा हो, लेकिन अगर ये ऐसे काम कर रहा है जो कि एक सीईओ वाले होते हैं तो ये फिर सीईओ ही है। चाहे आपने इसको उस कंपनी में उस पोजीशन का रिस्पेक्टिव नेम से आप उसको जो है उस हिरार्की में उसको चीफ एग्जीक्यूटिव की डेजिग्नेशन शो नहीं की हुई, लेकिन ये सीईओ ही है। तो एक ऐसा डायरेक्टर भी चीफ एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन में आएगा। अच्छा जी, इसके बाद आ जाइए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे। हमने डेफिनेशन को समझ लिया, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे आइए। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं तो हम जरा सबसे पहले उस चीज पे आ जाएं कि डेफिनेशन से ही बात निकालते हैं। लॉ ने डेफिनेशन में ही कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव एक ऐसा बंदा है जिसको पावर्स किसने दी और जो अंडर द कंट्रोल किसके, डायरेक्टर्स के। अगर वो डायरेक्टर्स के अंडर जो है वो कंट्रोल में है, उनकी डायरेक्शंस पे अमल करता है और पावर्स भी उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दी हैं, तो ऑब्वियसली उसकी जो रोल्स हैं प्लस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो भी, वो सारी की सारी कौन सी होंगी, जो कि डायरेक्टर्स ने उसको बताई होंगी कि देखिए आपको हम चीफ एग्जीक्यूटिव बना रहे हैं, आपने ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। आप जरूर चीफ एग्जीक्यूटिव जरूर हैं, आप ओवरऑल बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, ओवरऑल कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, सारे मामलात देख रहे होंगे। हम डायरेक्टर्स हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक एरिया पे हमारी अथॉरिटी ना हो, लेकिन बीइंग अ चीफ एग्जीक्यूटिव आपके पास ये सारे इख्तियारात हैं कि आप पूरी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। आप कोई भी एरिया ऑफ ऑपरेशन कंपनी का वेरीफाई कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड डिसीजंस ले सकते हैं। तो सारी की सारी कंपनी आपकी है। जबकि आपको पता है कि डायरेक्टर्स में भी कुछ टाइप्स होती हैं। डायरेक्टर्स, कुछ ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जो नॉमिनेटेड बाय क्रेडिटर्स होते हैं। अब उन डायरेक्टर्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि वो कुछ एरियाज ऑफ ऑपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ऑल्दो वो डायरेक्टर हैं कंपनी के। लेकिन जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऐसी कह लें कि जो अथॉरिटी है, जो ऑल्दो वो चीफ एग्जीक्यूटिव है और अंडर द सब्जेक्ट एंड कंट्रोल, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल है किसके, डायरेक्टर्स के, लेकिन फिर भी उसके पास ये पावर्स होंगी कि वो पूरी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव है और वो एक ऐसा बिजनेस मैनेजर की अथॉरिटी भी इंजॉय करता है। ठीक है जी। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसकी लॉ ने कोई अलग से नहीं बताई। उसने कहा कि जो भी डायरेक्टर्स इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्पेसिफाई करेंगे वही इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। जबकि हमने जब डायरेक्टर्स देखा था तो आपको पता है कि उसकी पावर्स और ड्यूटीज डायरेक्टर्स की लॉ ने खुद बताई थी कि पावर्स में जब बात की तो वो डायरेक्टर्स इशू करने हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स इशू करने हैं, कोई अमाउंट राइट ऑफ करनी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर या लीजिंग ऑब्लिगेशन जो है वो क्रिएट करना है एक्सीडिंग 1 मिलियन। ये सारी पावर्स हमने देखी थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। लेकिन जबकि लॉ ने चीफ एग्जीक्यूटिव की कोई अलग से पावर या कोई रोल या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बताई। ठीक है जी। इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन डिसाइड करेगा, इसके रोल्स, ये क्या काम करेगा, इसका एरिया ऑफ कह लें कि जी मेन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, वो डायरेक्टर्स ही डिसाइड करेंगे। ठीक है जी। क्योंकि ये रिपोर्टेबल है टू डायरेक्टर्स। ठीक हो गया, ये और किसी को नहीं, ऑल्दो ये ऊपर हिरार्की में आता है लेकिन ये रिपोर्टेबल होगा डायरेक्टर्स को। जैसे आप कह लें कि जी एक वजीर आजम है, वजीर आजम जो सेलेक्ट होता है वो नेशनल असेंबली और सेनेट में से सेलेक्ट होता है। अब वो बाद में उसने अपनी कबीना बना के वो सारे काम शाम कर रहा होता है,
लेकिन बाद में उसी काबीना के आगे, उसी सेनेट में, उसी असेंबली में वो रिस्पॉन्सिबल भी होता है, वो अपने काम के लिए जवाबदेह भी होता है। इसी तरह एक CEO है, वो सेलेक्ट डायरेक्टर्स में से जरूर हुआ है, लेकिन वो उन्हीं को रिस्पॉन्सिबल है, उन्हीं को रिपोर्टेबल है। ठीक है जी। लेकिन अगेन यहाँ पे लॉ ने एक चीज हाईलाइट की कि वो ऑल्दो उसके पास एक बिजनेस मैनेजर की पावर जरूर है, अथॉरिटी जरूर है, लेकिन वो कभी भी उस अथॉरिटी से एक्सीड नहीं कर सकता जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको दी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अगर किसी चीज के लिए उसको स्पेसिफिक अथॉरिटी के लिए अपॉइंट किया है कि आप इस पर्पस के लिए हम आपको चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर रहे हैं और आपका मेजर काम यही है, आप इसकी अथॉरिटी इससे एक्सीड नहीं करेगी, तो फिर चीफ एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी इससे एक्सीड नहीं करेगी, क्योंकि लॉ ने क्लियरली कह दिया कि इसकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे और डायरेक्टर्स ही इनको डायरेक्शन देगा CEO को। तो सारे के सारे काम कह लें कि जी वो CEO वही कर रहा होगा जो डायरेक्टर्स उसको कहेंगे। अच्छा जी, फिर ये कि अब चूंकि वो डायरेक्टर्स में से सिलेक्ट हुआ, डायरेक्टर्स को ही रिपोर्टेबल है, तो हो सकता है कि कुछ कंपनी या डायरेक्टर्स ही कुछ क्वालिफिकेशंस लगा दें कि डायरेक्टर में ये एटलीस्ट जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ऑल्दो सारे डायरेक्टर्स बराबर हैं कंपनी के हिसाब से, लेकिन किसी की स्पेसिफाई क्वालिफिकेशन स्पेसिफाई कर दें, किसी का एक्सपीरियंस ज्यादा कर दें कि जी जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, क्वालिफिकेशन ज्यादा है, उसने वहां पे भी एज एन जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव किसी कंपनी में काम किया है, उसके पास स्किल्स ज्यादा है, एबिलिटी ज्यादा है, तो हो सकता है कि कंपनी कुछ कंडीशंस लगा दे। तो वो रिस्ट्रिक्शंस, वो कंडीशंस फिर जो है लॉ कहता है कि वो एप्लीकेबल होंगी, और वो रिस्ट्रिक्शंस और जो भी कंडीशंस लगाई जाएंगी वो कहाँ लगाई जाएंगी, वो डायरेक्टर्स अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिख लें, आर्टिकल्स में, कि जो भी CEO सेलेक्ट होगा उसमें ये स्पेसिफाइड जो है वो पर्टिकुलर्स होने चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन जो है उसकी कह ले कि जी उसकी स्किल लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने सैप का स्पेसिफिक कोई कोर्स किया हो, किसी मॉड्यूल का कोर्स किया हो, क्योंकि हमारी कंपनी ऑटोमेटेड है, उसके पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी और कंपनी में एज एन CEO। तो ये कंडीशंस लॉ अगेन नहीं बताता। तो लॉ ने ये जरूर कह दिया है कि हाँ ये रिस्ट्रिक्शंस क्या है, ये कंडीशंस लगाई जा सकती हैं, डायरेक्टर्स लगा सकते हैं, लेकिन कंपनी के आर्टिकल्स में लिख दे तो बस। फिर क्योंकि कंपनी के जो आर्टिकल्स हैं, काफी चीजें हैं जो लॉ ने नहीं बताई होती, लॉ उस पर साइलेंट होता है, तो लॉ इस वजह से कह देता है कि जी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चूंकि कंपनी के बाय रूल्स होते हैं, बाय लॉज होते हैं, बाय लॉज से मुराद डे टू डे जो भी इश्यूज आते हैं कंपनी को, उससे रिलेटेड कंपनी अपनी एक पॉलिसी बना ले, अपने रूल्स सेट कर ले, प्रिंसिपल्स बना ले, तो वो आर्टिकल्स बना लेती है एक तरह से, उसको आर्टिकल्स कह दिया जाता है। तो लोग कहते हैं कि जिन चीजों पे मैं साइलेंट हूं तो आप वहां पे अपने आर्टिकल्स की बात मानिए। बस ये देख लीजिएगा आपके आर्टिकल्स लॉ से नॉन कंप्लाइंट नहीं होने चाहिए। जो बात आर्टिकल्स में लिखी है वो वैसी होनी चाहिए जो कि लॉ ने लिखी। अगर लॉ ने कहा मिनिमम इतनी इस कंपनी ने इतने डायरेक्टर्स रखने हैं, तो आप अपने आर्टिकल्स में जाके उसे ओवर रूल नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन इज कि जो है डायरेक्टर्स में भी आपको पता है कि कितनी टाइप्स हैं। अपॉइंटेड डायरेक्टर्स होते हैं, नॉमिनेटेड है, और इलेक्टेड डायरेक्टर्स होते हैं। नॉमिनेटेड वो अगेन किसी कंपनी ने या क्रेडिटर ने सिलेक्ट किए हों, और इलेक्टेड में वो जो हमने सारा प्रोसीजर देखा उसके थ्रू वो सिलेक्ट हुए हों। तो लोग कहते हैं कि नॉर्मली जो है यूजुअली कंपनीज जो अपॉइंट करती हैं एज अ CEO, वो इलेक्टेड डायरेक्टर्स में से कोई बंदा उठाती हैं। रीजन इज कि नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स जो होते हैं वो किसी कंपनी ने एज एन ऑफिशियल अपॉइंट किए होते हैं। आपको पता है कि हमने देखा एक कंपनी जो है दूसरी कंपनी की मेंबर है, तो अब वो खुद उस मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकती, वो बीइंग अ मेंबर खुद आके वो यहाँ पे डायरेक्टर नहीं बन सकती, क्योंकि डायरेक्टर नेचुरल पर्सन होते हैं। तो उस कंपनी ने क्या किया, अपने बिहाफ पे किसी ऑफिशियल पर्सन को नॉमिनेट कर दिया। ठीक है, वो डायरेक्टर जो है
वो सीधा सीधा बस ऐसे ही पर्सन कोई भी था उसको सेलेक्ट करके एज अ डायरेक्टर नॉमिनेट कर दिया। ये जो इलेक्टेड डायरेक्टर है ये आपको पता है ये मेंबर भी होता है। इलेक्टेड डायरेक्टर्स वही होता है जो मेंबर होता है। आपको याद होगा कि जो हमने प्रोसीजर देखा तो उसमें मेंबर्स अपनी सारी की सारी रिक्विजिशंस वगैरह भेज रहे होते हैं, नोटिस देते हैं कि अप्लाई करते हैं, तो वो मेंबर्स होते हैं। इस वजह से लॉ ने इसको ज्यादा वेटेज दी। तो यूजुअली क्या होता है कि कंपनी भी इस चीज को वो जो है वो खास देखती है कि एक इलेक्टेड डायरेक्टर में से अगर सीईओ अपॉइंट किया जाएगा तो वो बीइंग अ मेंबर भी होगा, वो कंपनी का ऑनर भी है, उसको चीजों का ज्यादा आइडिया होगा। ना कि जो नॉमिनेटेड हैं, अपॉइंटेड डायरेक्टर्स हैं, इनका कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता कंपनीज में, क्योंकि एक देखिए नॉमिनेटेड डायरेक्टर का अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है उस कंपनी में, वो सिंपल उस कंपनी के इंटरेस्ट को शो कर रहा है जिसने इसे अपॉइंट किया है यहाँ पे। ठीक है जी। जबकि इलेक्टेड डायरेक्टर बकायदा खुद एक मेंबर भी होता है, उसका इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है, तो वो उस काम को ज्यादा अच्छे तरीके से उस कंपनी में अपने जो भी काम है, ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसे अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। इस वजह से कंपनी यूजुअली इलेक्टेड डायरेक्टर में से कोई सीईओ सेलेक्ट करती है। लेकिन कहा गया जी कि कोई भी अदर पर्सन जो है इस इलेक्टेड डायरेक्टर के अलावा एक चीफ एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि इलेक्टेड डायरेक्टर्स में से ही आपने सीईओ सेलेक्ट करना है, जरूरी नहीं है। कोई भी पर्सन को आप एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात लॉ ने इंपॉर्टेंट की, अब हो सकता है कि आप किसी ऐसे बंदे को अपॉइंट करें एज अ सीईओ कंपनी जो कि एक डायरेक्टर ना हो, पहले से वो डायरेक्टर नहीं था कंपनी का, लेकिन लोग कहते हैं कि चूंकि अब वो सीईओ हो गया तो बीइंग अ सीईओ ऑफ द कंपनी, वो सीईओ होने के साथ साथ समझा जाएगा कि वो कंपनी का डायरेक्टर भी है। तो ये बात जरा इंपॉर्टेंट है कि अगर एक ऐसे बंदे को आप अपॉइंट कर देते हैं जो ऑलरेडी कंपनी का डायरेक्टर नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी कंपनी का डायरेक्टर नहीं है, लेकिन आपने उसे सीईओ बनाया है, तो वो सीईओ होने की वजह से डायरेक्टर भी है कंपनी का, तो उसके पास डायरेक्टर्स वाली पावर और डायरेक्टर वाली कह लें कि जी वो पावर ऑब्वियसली वो आ जाएगी। वो मीटिंग भी अटेंड करेगा, बोर्ड मीटिंग भी अटेंड करेगा, और बाकी डायरेक्टर्स के साथ रेजोल्यूशन भी ऑब्वियसली वो पास कर सकता है मीटिंग में, ऑल्दो वो पहले डायरेक्टर नहीं था। ठीक है, आगे है जी क्वेश्चन। हमने अब तक ये दो देख लिए, डेफिनेशंस हमने देख ली, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख ली। वो उसमें हमने देखा कि उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वही होंगी जो डायरेक्टर्स बताएंगे। रिस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट पे आइए। क्वेश्चन आया कि जी कौन से पर्सन हैं जो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकते। लॉ ने सिंपल एक जवाब दे दिया कि एनी पर्सन who is ineligible to become a director is also ineligible to be a CEO of the company। तो जो बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी नहीं बन सकता। अब किसी बंदे ने डायरेक्टरशिप के लिए अप्लाई किया हो, मेंबर ने ऑब्वियसली, वो देखा जी उसकी कोई डिसक्वालिफिकेशन अराइज हो गई, वो या तो पर्सन अनसाउंड माइंड था, या वो जो था आगे हमने देखा जी कन्विक्टेड बाय कोर्ट था, डिफॉल्टर था इन रीपेमेंट ऑफ लोन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर ये एक लिस्टेड कंपनी है तो देखा जी वो डायरेक्टर तो नहीं बन सकता, उसने कहा चलो मैं चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाता हूँ। लॉ ने कहा नहीं जी, आप अगर डायरेक्टर ही बनने के काबिल नहीं है तो आप कंपनी के सीईओ बनने के काबिल भी नहीं है। ठीक है जी, इसके बाद इसमें ये इतनी सी बात है रिस्ट्रिक्शन में। इसके बाद आइए फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव। सबसे पहले तो अच्छा, जब भी आप चीफ एग्जीक्यूटिव का टॉपिक पढ़ें तो आप इसको पहले रिलेट कीजिए डायरेक्टर्स के साथ, इससे चीजें आपको जल्दी याद हो जाएंगी। जब आप डायरेक्टर्स, क्योंकि डायरेक्टर्स में से ही सिलेक्ट होकर चीफ एग्जीक्यूटिव बना गया है,
तो इसलिए जिस तरह फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं इसी तरह फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव भी है। पहले आप रिकॉल कीजिए कि फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करता था, फर्स्ट डायरेक्टर कब रिटायर होते हैं। तो पहली चीज के फर्स्ट डायरेक्टर्स आपको पता है कि जो नेम ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं वो कौन बताएंगे, सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम। क्योंकि अभी कंपनी तो नई नई बनी है, एजीएम अभी हुई नहीं है, अकाउंट्स उसके अभी बने नहीं, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है सिंपल। तो लेकिन उन्होंने अपने ऑफिसर्स को तो अपॉइंट करना है, डायरेक्टर्स को, एग्जीक्यूटिव को, चीफ एग्जीक्यूटिव को, अदर ऑफिसर्स को, ताकि कंपनी के ऑपरेशंस को मैनेज किया जा सके। अभी एजीएम में आएंगे, एजीएम में जाके डायरेक्टर्स को तब जाके तो सिलेक्शन होगी, इलेक्शन होगा, इतना वेट तो नहीं कर सकते। इसलिए आपने याद होगा कि फर्स्ट डायरेक्टर्स सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम जो होते हैं, जिन्होंने मेमोरेंडम को बना के साइन किया होता है, वही बंदे बताते हैं कि जी अच्छा इन बंदों को हम देखते हैं कि डायरेक्टर बना दिया जाए। तो लॉ कहता है कि जो फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव होगा उसका नाम भी वही बताएगा जो सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम है। जो ये बताएगा कि डायरेक्टर्स ये लोग होने चाहिए फर्स्ट डायरेक्टर्स, वही सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ये भी बताएंगे कि फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होना चाहिए। अभी फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करने के लिए डायरेक्टर्स से नहीं पूछा गया, तो पहले चीफ एग्जीक्यूटिव और फर्स्ट डायरेक्टर्स जो हैं वो कौन बता रहा है, डिटरमिन कौन कर रहा है जी, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जिस तरह डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं, डायरेक्टर फर्स्ट डायरेक्टर्स की बात हो रही है, फर्स्ट डायरेक्टर्स फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव, उनकी कंसेंट ली जाती है, इसी तरह जो फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव होगा उसकी भी कंसेंट होगी। अगेन वो बनने से पहले पूछा जाएगा जी चीफ एग्जीक्यूटिव बनना चाहते भी हैं कि नहीं, और उसके भी बाकायदा डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो सारे आपने जो आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स आपने रखे हुए हैं उसके साथ आप रखेंगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है जी। क्योंकि अभी ये बात चल रही है फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव, फर्स्ट डायरेक्टर्स, अभी कंपनी के कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनी, कोई एजीएम ही नहीं हुई, तो कोई डिविडेंड नहीं दिया, कोई इलेक्शन नहीं हुआ, तो अभी फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव जो भी आपने अपॉइंट किया, फर्स्ट डायरेक्टर्स अपॉइंट किए, वो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ने अपॉइंट किया। और जैसे कह लें कि जी अभी कंपनी नई नई इनकॉर्पोरेट हुई हुई है, तो इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स का पार्ट होंगे ये फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव के और फर्स्ट डायरेक्टर्स के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे। इसके बाद है जी ये कब तक रहेंगे फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव। ये फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव इसका आंसर जो है वो यही है कि जिस तरह आपके फर्स्ट डायरेक्टर्स फर्स्ट एजीएम पे रिटायर हो जाते हैं, तो फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव भी आपके फर्स्ट एजीएम पे रिटायर हो जाएगा। सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में अभी हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। अभी देखिए जी फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम बताएंगे, जैसे फर्स्ट डायरेक्टर्स के बारे में बताते हैं, और ये फर्स्ट एजीएम पे चीफ एग्जीक्यूटिव रिटायर हो जाएगा। और यहाँ पे अब एक और सवाल आता है कि क्या फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव जिस तरह फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं उनको रिमूव किया जा सकता है अर्लियर, फर्स्ट एजीएम आने से पहले? जी बिल्कुल किया जा सकता है। और क्या फर्स्ट डायरेक्टर को रिमूव किया जा सकता है उसके फर्स्ट एजीएम से आने से पहले? तो अगेन आंसर इज यस, अर्लियर कैन बी रिमूव, और यहाँ पे वो खुद भी जो है वो रिजाइन कर सकता है। तो फर्स्ट एजीएम आने से पहले वो अर्लियर रिमूव भी किया जा सकता है, उसको रिमूव भी किया जा सकता है, और वो खुद भी जो है वो छोड़ के उसको जा सकता है, कंपनी के बीइंग एज अ सीईओ वो उस पोजीशन को छोड़ के जा सकता है। अच्छा जी आगे एक सिचुएशन समझिए। ये हमारी कंपनी है ए लिमिटेड, ये है फेडरल गवर्नमेंट, कह लें कि यहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट ने इस कंपनी के 70% शेयर्स खरीदे ए लिमिटेड के, यानी कि 70% शेयर्स का मेंबर सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही है इस कंपनी की। और आपको पता है कि इसके पास पावर आ गई है, ये मेंबर भी अपॉइंट कर सकते हैं, डायरेक्टर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं ए लिमिटेड में।
तो हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि कुछ ऐसे डायरेक्टर्स भी होते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है। अब चूंकि ये एक कह लें कि जी आप चले आप इसको सपोज करें 70 की जगह इसकी 80% शेयर होल्डिंग है, 80% आप कह लें कि जी सब्सटेंशियल कंट्रोल किसका है, फेडरल गवर्नमेंट का इस कंपनी के पे। तो ज्यादा पावर इस फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होगी इस कंपनी में डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की। हो सकता है कि कंपनी ने 7 डायरेक्टर्स रखे हों जिसमें से 5 डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट। हो सकता है ऐसा। तो मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स किसने अपॉइंट किए, फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उन्हें क्या किया, नॉमिनेट किया। तो लॉ ने फिर कहा कि देखिए जब उसने मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स इस कंपनी में अपॉइंट किए हुए हैं, नॉमिनेट किए हुए हैं, तो ठीक है हम इसे एक और पावर दे देते हैं कि ये सीईओ भी अपॉइंट कर सकता है। फेडरल गवर्नमेंट ए लिमिटेड में किसी पर्सन को सीईओ भी अपॉइंट कर सकती है अपनी मर्जी से। ठीक है जी। वैसे तो हमने ये देखा ना कि जो डायरेक्टर्स हैं, फर्स्ट डायरेक्टर वो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम डिटरमिन करेंगे और वो फर्स्ट एजेंट पे रिटायर हो जाएंगे। लेकिन कहा कि अगर मेजर शेयर होल्डिंग जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है सपोज, तो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम की बजाय ये फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी उसको अपॉइंट कर सकती है। अब आ जाइए सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव पे। अगेन डायरेक्टर्स के साथ इसका कंपैरिजन कीजिए। मैं इधर बनाती हूँ जी डायरेक्टर्स, इधर है जी सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव। फर्स्ट लिख रही हूँ सिर्फ, फर्स्ट से मुराद फर्स्ट डायरेक्टर्स और फर्स्ट सीईओ। सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, ये दोनों में सेम, ओके। सब्सिक्वेंट आपको याद हो डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होते थे, एजीएम आती थी और एजीएम में एक खास चीज होती थी जिसकी वजह से वो एजीएम होती थी, डायरेक्टर्स का इलेक्शन होता था। तो सब्सिक्वेंटली फिर डायरेक्टर्स एजीएम में इलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट होते थे, ऐसे ही था। और अगर इलेक्शन के नहीं तो कोई जो मेजर शेयर होल्डिंग है जिस कंपनी के पास, या फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो भी उन्हें नॉमिनेट कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। लेकिन लॉ ने जो बताया सब्सिक्वेंटली बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इलेक्शन होगा। तो लॉ ने कहा कि देखिए इसमें डायरेक्टर्स इलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट होंगे सब्सिक्वेंटली। तो ऐसा कीजिए जब डायरेक्टर्स का इलेक्शन हो जाए, ठीक है, जब डायरेक्टर्स का इलेक्शन हो जाए उसके 14 डेज के अंदर अंदर, 14 डेज ऑफ इलेक्शन, आप सीईओ भी अपॉइंट कर दीजिए। ये लॉ ने क्यों कहा, ये लॉ ने यही कहा होगा कि बाय डिफॉल्ट कंपनीज चूंकि इलेक्टेड डायरेक्टर को ही एज अ सीईओ अपॉइंट करती हैं, तो जैसे ही एजीएम आएगी फर्स्ट डायरेक्टर्स, फर्स्ट जो भी आपके सीईओ हैं वो सारे रिटायर हो जाएंगे। अब नए सिरे से डायरेक्टर्स का इलेक्शन होगा। उस इलेक्शन का आपने सारा प्रोसीजर देख लिया, ठीक है, सारे प्रोसीजर जो आपने देखा उसके थ्रू आपके जितने भी आपने डायरेक्टर्स रखने, आपने नंबर फिक्स किया, उतने आपने रख लिए डायरेक्टर्स। अब कंपनी कहती है कि हम अब सीईओ भी अपॉइंट कर दें। तो जब आपने इलेक्शन किया डायरेक्टर्स का, वहां पे डायरेक्टर सेलेक्ट हुए, आप उसके 14 दिन का आपको लॉ ने टाइम दिया कि आप उस इलेक्शन के 14 दिन के अंदर अंदर सीईओ भी अपॉइंट कर दीजिए। और वो यूजुअली या नॉर्मली वो जो सीईओ है वो इलेक्टेड डायरेक्टर ही होता है, ओके। तो वो क्या है जी, सब्सिक्वेंट जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो शेल बी अपॉइंटेड विद इन 14 डेज ऑफ द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। अब यहाँ पे एक और सिचुएशन हो सकती है, वैकेंसी भी तो राइज हो सकती है। वैकेंसी के केस में लॉ ने कहा डायरेक्टर्स को
कि अगर उनकी जो तादाद है वो मिनिमम तादाद जो मैंने बताई है नंबर, उससे बिलो चली जाती है, तो तब मैं उसको मानूंगा वो वैकेंसी है। और वो वैकेंसी का टाइम उसने लिस्टेड कंपनी के लिए बताया कि वो विद इन 90 डेज फिल करनी होती है। इसी तरह सीईओ की भी तो वैकेंसी हो सकती है। हो सकता है कि वो जो सीईओ अपॉइंट हुआ था वो उससे पहले ही छोड़ के चला जाए है, लेकिन ये सब्सिक्वेंट सीईओ एजीएम में हुआ था, सिलेक्ट किया था आपने, और उसके 1-2 महीने बाद ही जी उसको या तो रिमूव कर दिया या फिर वो छोड़ के जाना चाह रहा है, रिटायर हो रहा है। तो फिर लॉ कहता है कि अगेन जिस दिन वैकेंसी अराइज हुई उसके 14 डेज ऑफ वैकेंसी आपने सीईओ अपॉइंट करना है। तो यहाँ पे ये हुआ कि सब्सिक्वेंटली चीफ एग्जीक्यूटिव ने विद इन 14 डेज ऑफ इलेक्शन में 14 डेज में ही अपॉइंट करना है डायरेक्टर्स ने उसे, और जिस दिन वैकेंसी अराइज हुई उसके भी 14 दिन के अंदर अंदर तो सीईओ अपॉइंट हो जाएगा। जबकि इस केस में ये डायरेक्टर्स ने ही वैकेंसी फिल करनी होती है, लेकिन 90 डेज के अंदर, और इसमें सीईओ की जो वैकेंसी फिल करनी है वो डायरेक्टर्स नहीं करनी है, क्योंकि डायरेक्टर्स में से ही एक सीईओ सेलेक्ट होगा। डायरेक्टर्स ने वो वैकेंसी फिल करनी है लेकिन विद इन 14 डेज। तो यहाँ पे आपको डबलिंग नहीं याद नहीं रखने की एक जरूरत पड़ेगी। ये 14 दिन इलेक्शन है। अगर पहला आप कह लें कि जी एक रिटायर हुआ हुआ चीफ एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट हो रहा है एजीएम के इलेक्शन में, आपने जब कोई नया चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करना है, क्योंकि जो चीफ एग्जीक्यूटिव का टाइम है वो भी 3 इयर्स है। जिस तरह डायरेक्टर्स की नॉर्मल टर्म कितनी है, टर्म्स या कह लें कि जी ड्यूरेशन, वो 3 इयर्स है। एक डायरेक्टर जो अपॉइंट होता है वो 3 साल के लिए रहता है। इसी तरह एक चीफ एग्जीक्यूटिव जो अपॉइंट होता है वो भी 3 साल के लिए रहता है। तो 3 साल को एक टर्म बोलते हैं। अच्छा, अब एक चीज हमने डायरेक्टर से रिलेटेड ऐसी कोई चीज नहीं देखी कि जी रिटायर हो जाए कोई डायरेक्टर वो रीअपॉइंट हो सकता है या नहीं हो सकता। हमने ऐसी कोई चीज नहीं लॉ में पढ़ी। लेकिन लॉ कहता है कि जी जो एक रिटायरिंग सीईओ है, फॉर एग्जांपल उस सीईओ ने अपने 3 साल पूरे कर लिए, एक टर्म पूरी हो गई, अब वो रिटायर हो गया, तो एक रिटायरिंग सीईओ कैन बी अपॉइंटेड अगेन। रिटायरिंग सीईओ कैन बी रीअपॉइंटेड। और यहाँ पे लॉ ने नॉट स्पेसिफाई। फिर हमने देखा कि जो डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी के अगेंस्ट फिल किया, जिसको जैसे फॉर एग्जांपल एक डायरेक्टर छोड़ के चला गया, अब लिस्टेड कंपनी थी, उसकी वैकेंसी हमने फिल की 90 डेज के अंदर अंदर, और जो पिछला डायरेक्टर जो छोड़ के गया उसने 2 साल कंप्लीट कर लिए थे। तो जो नया आने वाला डायरेक्टर होगा जो उसकी जगह पे फिल किया जा रहा है जिसको, तो लॉ ने कहा कि वो रिमाइंडर टर्म के लिए डायरेक्टर होगा। फिर से जब इलेक्शन होगा तो उसको इलेक्शन में वो फिर से रीअपॉइंट हो सकता है, लेकिन वो वहां पे रिटायर हो जाएगा। उसने अपना 1 साल ही गुजारना, उसके फिर से 3 साल शुरू नहीं होंगे। तो यहां पे क्या था जी, जो न्यू अपॉइंटेड अगेंस्ट कैजुअल वैकेंसी, ये हमारा एक कह लेंगे जी फ्लो चार्ट भी बन सकता है।
ये बन गया जी, हमारी कुछ ऐसी शक्ल बन गई। न्यू जो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ अगेंस्ट वैकेंसी वो होगा फॉर रिमाइंडर टर्म। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो चीफ एग्जीक्यूटिव वैकेंसी के अगेंस्ट फिल किया होगा, जिस दिन वैकेंसी फिल की डायरेक्टर्स ने विद इन 14 डेज। अब क्वेश्चन इज के उस चीफ एग्जीक्यूटिव का टाइम भी जो पिछले छोड़ के गया वो 3 साल था, हो सकता है उसने अपना 1 साल पूरा किया हो। तो अब ये चीफ एग्जीक्यूटिव कितनी देर के लिए रहेगा? यहाँ पे लॉ ने ये बात नहीं की कि जी वो रिमाइंडर टर्म के लिए रहेगा या कितने दिन के लिए रहेगा, उसने ये बात नहीं की। लॉ ने कहा कि जब नेक्स्ट इलेक्शन आता है, क्योंकि एजीएम होती है, जब भी नेक्स्ट इलेक्शन आएगा और वहां पे जो डायरेक्टर्स इलेक्टेड होंगे, जब तक वो एक नया चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट नहीं कर देते, वो जो आपने वैकेंसी फिल की वो तब तक चीफ एग्जीक्यूटिव रहेगा। ठीक है जी, ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी है, इसको थोड़ा सा आपने समझना है। डायरेक्टर्स में देखा कि जो नया आने वाला डायरेक्टर होगा वो रिमाइंडर टर्म के लिए होगा, जबकि लॉ यहाँ पे भी ये बात लिख सकता था कि जी जो नया आने वाला सीईओ होगा वो भी रिमाइंडर टर्म के लिए होगा। यहाँ पे उसने ये बात नहीं लिखी। हो सकता है इलेक्शन जल्दी आ जाए, हो सकता है इलेक्शन देर से हो डायरेक्टर्स का। तो कहा जी जब भी डायरेक्टर्स का इलेक्शन होगा, नेक्स्ट इलेक्शन जब भी आएगा, उस नेक्स्ट इलेक्शन में जो इलेक्टेड डायरेक्टर्स हैं वो जब भी नया चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करेंगे तो तब तक ये जो वैकेंसी फिल की हुई है वो तब तक चीफ एग्जीक्यूटिव रहेगा। तो हो सकता है कि इलेक्शन जो है वो काफी देर बाद हो, जरूरत ही ना पड़ी हो, लेकिन कम से कम 3 साल बाद तो इलेक्शन होगा। इसलिए ये चीज आपने यहाँ पे ध्यान से देखनी है कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो अपॉइंट होगा अगेंस्ट कैजुअल वैकेंसी वो होल्ड करेगा ऑफिस टिल द डायरेक्टर्स इलेक्टेड इन द नेक्स्ट इलेक्शन एक अपॉइंट करें चीफ एग्जीक्यूटिव। ओके अच्छा जी, जब हमने डायरेक्टर्स देखा तो हमने क्या कोई ऐसी चीज देखी थी कि एक डायरेक्टर जब रिटायर हो जाएगा, उसके 3 साल पूरे हो जाएंगे, तो वो 3 साल पूरे होने के बावजूद डायरेक्टर की ऑफिस जो है वो होल्ड कर सकता है? हमने ऐसी कोई चीज डायरेक्टर्स में नहीं देखी। हमने ये देखा था कि 3 साल बाद डायरेक्टर जो है वो रिटायर हो जाएगा, उसका डायरेक्टर का इलेक्शन फिर दोबारा से होगा। अब हो सकता है कि शायद वो उसमें अपॉइंट हो जाए ना हो जाए, लॉ इस बारे में अभी कुछ नहीं कहता, लॉ ने हमें नहीं बताया। लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में वो उसने कहा कि जी एक चीफ एग्जीक्यूटिव जो रिटायर हुआ वो रीअपॉइंटेड भी हो सकता है। एक और बात उसने कही कि जो रिटायरिंग चीफ एग्जीक्यूटिव है, जैसे कि उसने 3 साल पूरे कर लिए, ठीक है, अब उसको चाहिए कि वो अब 3 साल पूरे होने के बाद अगला एक दिन भी आया तो वो सीईओ अब कंपनी में ना आए, क्योंकि अब तो वो सीईओ रहा ही नहीं, 3 साल तो पूरे हो गए। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, जो रिटायरिंग सीईओ है वो अपना ऑफिस होल्ड करे, ठीक है, जब तक वैकेंसी फिल नहीं हो जाती, जब तक डायरेक्टर्स नया सीईओ अपॉइंट नहीं कर देते, तब तक वो सीईओ अपनी पोजीशन होल्ड करे, वो सीईओ रहे और वो सीईओ वाले सारे काम करे और उसके सारे काम किए हुए वैलिड भी होंगे, चाहे उसकी टर्म पूरी हो गई है। तो एक रिटायरिंग ऑडिटर तब तक ऑफिस होल्ड कर सकता है एज ए सीईओ जब तक एक नया सीईओ अपॉइंट नहीं कर देते डायरेक्टर्स। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये कि जो डायरेक्टर जो चीफ एग्जीक्यूटिव रिटायर हो रहा है और रिटायर इनफैक्ट हो चुका है, वो अपना 2 केसेस में ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। जिस दिन रिटायर हुआ उसी दिन उसको छोड़ना पड़ेगा। 2 केसेस कौन कौन से हैं? पहले तो हमने ये देखा जी
retiring officer till how much time hold office। चीफ एग्जेक्टिव का कहा जी till successor CEO is appointed, जब तक नया CEO नहीं आ जाता वो CEO रहे। लेकिन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में उसको उसी दिन जिस दिन वो रिटायर हुआ उसको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा एज ए CEO। पहला तो जी कि अगर उसका एक्सप्रेसली उसको टर्मिनेट किया हो, डायरेक्टर ने कहा भाई आप CEO बनने के काबिल नहीं है, जैसे ही आपकी टर्म पूरी हो आप फारिग हो जाएंगे, हमें ऐसा CEO नहीं चाहिए। तो अगर उसका ऑफिस एक्सप्रेसली टर्मिनेटेड हुआ हो, उसको बस एक वार्निंग दी गई थी या कहा जी कि ये थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा असर जो है आपका रह गया, अब इसको टाइम को पूरा करें, इसके बाद आप CEO नहीं बन सकते, तो जिस दिन वो रिटायर होगा उसी दिन वो CEO अपनी पोजीशन को छोड़ देगा। आगे एक भी दिन वो बीइंग एज अ CEO कंपनी में नहीं गुजार सकता। दूसरी सिचुएशन क्या है कि जिस दिन वो रिटायर हुआ उसी दिन उसको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। दूसरी सिचुएशन ये है कि जो नया आने वाला चीफ एग्जेक्टिव है वो इसी वजह से अपॉइंट नहीं हो पा रहा क्योंकि ये बंदा चीफ एग्जेक्टिव बैठा हुआ है। ठीक है, जब ये जो करंट आपका जो चीफ एग्जेक्टिव रिटायर हो रहा है, ही इज द कॉज ऑफ नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू चीफ एग्जेक्टिव, तो तब ये फिर जो चीफ एग्जेक्टिव रिटायर हो रहा है इसको अपना ऑफिस उसी दिन छोड़ना पड़ेगा। कंपनी डायरेक्टर्स को कह रहे हैं जी आप छोड़ें, ये जी अपने ऑफिसेज जो है कह लें कि जी फ्रॉड कर रहा है और ऑफिस छोड़ने की इसकी नीयत नहीं है, तो अगला चीफ एग्जेक्टिव ऑलरेडी डायरेक्टर्स ने सोच लिया हुआ है किसको अपॉइंट करना है, लेकिन वो सिर्फ इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि जी ये चीफ एग्जेक्टिव रिटायर होगा तो हम नया चीफ एग्जेक्टिव अपॉइंट कर देंगे। तो लेकिन नया चीफ एग्जेक्टिव इसी वजह से अपॉइंट नहीं हो पा रहा क्योंकि ये बंदा अभी तक चीफ एग्जेक्टिव बैठा हुआ है। तो अगर ही इज द कॉज ऑफ नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू चीफ एग्जेक्टिव, तो इन केसेस में वो रिटायरिंग चीफ एग्जेक्टिव उसी दिन अपना ऑफिस छोड़ेगा। अदरवाइज एक रिटायरिंग CEO अपना ऑफिस तब तक होल्ड कर सकता है जब तक एक नया सक्सेसर अपॉइंट नहीं हो जाता। अच्छा जी, इसके बाद है जी हमने देखा कि इसकी टर्म कौन डिसाइड करेगा। तो पहले तो हमने देखा जब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में तो डायरेक्टर्स इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टर्म्स अपॉइंट करेंगे। तो लॉ ने कहा कि जी आर्टिकल्स में भी आप लिख सकते हैं इसकी टर्म्स और आर्टिकल्स भी स्पेसिफाई कर सकता है इसकी टर्म्स। जरूरी नहीं है कि अगर डायरेक्टर्स नहीं डिसाइड कर रहे तो आप आर्टिकल्स में सिंपल लिख दीजिए कि यही टर्म्स हैं, वही चीफ एग्जेक्टिव की टर्म्स हो जाएंगी। ठीक है, वो कि जी चीफ एग्जेक्टिव क्या है 4 साल तक रहे या नॉर्मली 3 साल तक रहेगा। अगर आप चीफ एग्जेक्टिव के इससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन अटैच करना चाह रहे हैं, कोई और कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, कोई और सर्विसेज का कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आप उसके साथ कोई अरेंजमेंट जो है करना चाह रहे हैं, तो आप अपने आर्टिकल्स में लिख दीजिए। तो आपके आर्टिकल्स के पास भी ये अथॉरिटी है कि वो टर्म्स एंड कंडीशन चीफ एग्जेक्टिव की डिटरमिन कर सके। और ये बात हमने पहले ही देख ली कि जी एक चीफ एग्जेक्टिव होने की वजह से डायरेक्टर भी माना जाएगा, लेकिन एक डायरेक्टर चीफ एग्जेक्टिव नहीं कहलाएगा, लेकिन एक चीफ एग्जेक्टिव होने की वजह से डायरेक्टर भी है। ठीक है जी, ये वाइस वर्सा नहीं हो सकता कि एक डायरेक्टर है कंपनी का तो वो चीफ एग्जेक्टिव भी है, लेकिन अगर एक चीफ एग्जेक्टिव है तो वो डायरेक्टर भी है। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं जी बकायदा टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जेक्टिव और फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी।